जादुई गाउन और जादुई सैंडल। बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसका नाम है जादुई गाउन और जादुई सैंडल। एक बार की बात है, उद्धवपुर नाम का एक राज्य था। उस राज्य में राजा राज प्रताप सिंह राज्य किया करते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम राम प्रताप था। वह वहाँ का राजकुमार था। उसी राज्य में मीना नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। मीना बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुशील थी। उसकी नीली आंखें और लंबे लंबे लहराते बाल बहुत ही सुंदर थे। वो बहुत ही होनहार लड़की थी, जिसकी वजह से उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में फैली हुई थी। सभी उसे बहुत पसंद किया करते थे और सभी उसकी बहुत तारीफ किया करते थे। लेकिन एक दिन उसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और इलाज करवाते समय वह बच नहीं पाती। उसकी मृत्यु हो जाती है। मीना अपनी माँ की मौत का गम बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगती है। उसके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। उस औरत की एक फूल सी बेटी होती है जिसका नाम आरती था। शादी के बाद उसकी सौतेली माँ और उसकी बेटी मीना के घर में रहने लगते हैं। उसकी सौतेली माँ मीना के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार करती है। उसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन उस घर में मालकिन के जैसे रहते थे और मीना को पूरे नौकरानी के जैसे रखते थे। वो दोनों मीना से घर का सारा काम करवाया करते थे और छोटी छोटी गलती होने पर उससे बहुत ज्यादा पिटाई किया करते थे। एक दिन मीना पोछा लगा रही होती है, तभी उससे थोड़ी सी गंदगी छूट जाती है, जिस पर उसकी सौतेली माँ ने उसे बहुत ज्यादा सुनाना शुरू कर दिया। अरे कल मुही कहेंगी, तुझे कितनी बार समझाया, ढंग से सफाई कर, ढंग से सफाई कर, लेकिन तुझे समझ में ही नहीं आता। इधर आ, आज मैं तेरे को सबक सिखाती हूँ। इतना कहकर मीना की सौतेली माँ उसे बहुत ज्यादा मारना शुरू कर देती है। माँ मुझे मत मारो। माँ गलती हो गई। माँ मैंने जानबूझ के गलती नहीं की। माँ मैं वापस साफ कर देती हूँ, मुझे मत मारो। मीना की बच्ची, तुझे क्या लगता है तू इस घर की महारानी है? हम तेरे साथ महारानी के जैसे पेश आए, लेकिन ये तेरी गलत फहमी है। कल मुही, तू इस घर की नौकरानी थी, नौकरानी है और नौकरानी रहेगी। अब अपना मुंह चुपचाप से बंद कर और इस घर को पूरा का पूरा साफ कर। और कल मुही कहेंगी, तूने इतने साफ सुथरे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? तू नौकरानी है और तू नौकरानी के जैसे ही कपड़े पहनेगी। और आज से तू अपने कमरे में नहीं सोएगी, आज से तू रसोई घर में सोएगी, समझी ना? कल मुही कहेंगी। अब जा, यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जाके घर के पोछे झाड़ू कर। इतना कहकर मीना की सौतेली माँ उसे फटे पुराने कपड़े लाकर दे देती है और घर का सारा काम निकालकर उसके मुंह पर डाल देती है, जिसकी वजह से मीना बहुत ज्यादा थक जाती है। मीना चुपचाप फटे कपड़े पहनकर अपने कामों में लग जाती है। उधर राजा राज प्रताप अपने पुत्र राम प्रताप के लिए एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की खोज रहे थे। इसलिए उन्होंने पूरे राज्य में एक ऐलान करवाया और सिपाहियों को भेज दिया कि सैनिकों जाओ और राजकुमार की शादी के लिए एक स्वयंवर का ऐलान करके आओ। तभी सिपाही वहां से निकलते हैं और पूरे गांव में ऐलान करते हैं। सुनो 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 गांव वालों, हमारे महाराजा राज प्रताप अपने पुत्र राम प्रताप के लिए एक सुशील और एक अच्छी कन्या ढूंढ रहे हैं। इसलिए सभी गांव वालों से निवेदन है कि वो अपनी बेटियों के साथ कल स्वयंवर में जरूर से पधारें। सिपाहियों की खबर सुनकर पूरे राज्य में लड़कियां खुश हो जाती हैं और सब जगह हलबली मच जाती है। सभी लड़कियां स्वयंवर की तैयारियां करने लगती हैं। यह खबर मीना की सौतेली माँ को भी मिलती है। तभी वह अपनी बेटी आरती के पास जाती है और उसे बताती है, अरे बेटी, तुझे पता है राजा अपने राजकुमार के लिए एक स्वयंवर करवा रहे हैं जिसमें गांव की सभी लड़कियों को जाना है। मैं चाहती हूँ बेटी, कल तुम भी उस स्वयंवर में जाओ और तुम बहुत सुंदर लगो, ताकि तुम्हारी शादी उस राजकुमार से हो जाए और हम दोनों बहुत अमीर हो जाएं। यह बात सुनकर उसकी बेटी आरती अपनी माँ से कहती है, हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। कल मैं बहुत अच्छे से तैयार हो जाऊंगी और फिर स्वयंवर में जाऊंगी। माँ, तुम मेरा एक काम करोगी, तुम मेरे लिए एक बहुत सुंदर सा गाउन और एक बहुत सुंदर सा सैंडल ला के दे दो। मैं वही पहनकर कल स्वयंवर में जाऊंगी, जिससे राजा मुझे पसंद कर ले। हाँ बेटी, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत महंगा सा गाउन लेकर आऊंगी और एक बहुत सुंदर सी सैंडल भी लेकर आऊंगी। मीना अपनी सौतेली माँ और अपनी सौतेली बहन की सारी बातें सुन लेती है।
तभी वह अपनी सौतेली माँ के पास जाती है और अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, मैं भी स्वयंवर में जाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे लिए भी एक सैंडल और एक गाउन ले आओगी? अरे वाह महारानी, तुझे भी स्वयंवर में जाना है। लगता है तूने पूरी बात ठीक से नहीं सुनी। शादी राजकुमार से होने वाली है। किसी अच्छी लड़की को वो पसंद करना चाहते हैं, नौकरानी को नहीं। तू तो नौकरानी है इस घर की, तुझसे कौन शादी करेगा? हाँ, कल मुँह ही कहेंगी तू राजकुमार से शादी करने का सपना देखना बंद कर दे। शादी तो मेरी बेटी से ही होगी। अच्छा होगा तू अपने घर के काम में लग जा। इतना कहकर मीना की सौतेली माँ वहाँ से चली जाती है और दोनों जाकर शॉपिंग करके आती है। अपनी सौतेली माँ की बातें सुनकर मीना को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो चुपचाप एक कोने में बैठकर रोने लगती है और अपनी माँ की तस्वीर को देखकर कहती है, माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? माँ, अगर आज तुम जिंदा होती तो मेरा ऐसा हाल नहीं होता। कल राजकुमार ने शादी के लिए स्वयंवर रखा है जिसमें सभी लड़कियां तैयार होकर जाएंगी। माँ, राजकुमार किसी एक को पसंद करके उससे शादी कर लेगा। मैं भी स्वयंवर में जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास पहनने के लिए इन फटे पुराने कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। माँ, अगर मैं ये पहनकर वहाँ गई तो शादी तो बहुत दूर की बात है। राजकुमार अपने सिपाहियों से कहकर मुझे वहाँ से धक्के मारकर निकाल देंगे। माँ, तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ, मैं क्या पहनूं? माँ, मेरे पास ना गाउन है ना सैंडल है। मीना की ये सब बातें सुनकर अचानक मीना की माँ की तस्वीर में से एक तेज रोशनी बाहर निकलती है। वो रोशनी मीना की माँ की आत्मा की होती है और वो बाहर आकर मीना से कहती है, मीना बेटी, तुम रोना बंद करो। देखो, मैं वापस आ गई हूँ। अपनी माँ को देखकर मीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और दौड़कर उन्हें गले लगा लेती है और फिर उनसे कहती है, माँ, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है ये लोग मेरे साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं। मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन मुझे बहुत मारते हैं। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मीना अपनी माँ को अपनी आप बीती सब बता देती है। उसके बाद वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं भी स्वयंवर में जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई अच्छा कपड़ा नहीं है। माँ, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकती हो? हाँ बेटी, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। बेटी, तुम चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारी हर परेशानी का हल है। तुम्हें मेरा शादी वाला बॉक्स याद है? वो स्टोर रूम में रखा है। हाँ माँ, मुझे पता है। वो बॉक्स तो काफी समय से वहीं पर पड़ा है, पर मैंने उसे कभी खोलकर नहीं देखा। बेटी, उस बॉक्स में मेरी शादी का जादुई गाउन और एक जादुई सैंडल पड़ा है जो तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। तुम कल जाते समय वही पहन लेना। तुम्हारी सौतेली माँ और तुम्हारी सौतेली बहन जब इस घर से चले जाएं तो तुम उसे निकाल देना और वो सुंदर सा गाउन और सुंदर सा सैंडल पहन लेना। लेकिन बेटी, एक बात का ध्यान रहे कि तुम्हारी सौतेली माँ और सौतेली बहन को ये पता ना चले। ठीक है माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन को इस बात का पता ना चले। मीना को उसकी प्रॉब्लम का समाधान देने के बाद उसकी माँ की आत्मा वापस से तस्वीर के अंदर चली जाती है। अगले दिन मीना की सौतेली माँ और सौतेली बहन स्वयंवर में जाने के लिए तैयार होती हैं। उनके जाने के बाद में मीना अपनी माँ का जादुई गाउन और जादुई सैंडल निकाल कर पहन लेती है। वो बहुत सुंदर लग रही होती है और सुंदर से तैयार होकर वह राजकुमार के स्वयंवर में पहुंच जाती है। वहां पर बहुत सारी लड़कियां पहले से तैयार होकर पहुंच जाती है, जिसमें उसकी सौतेली बहन आरती और उसकी माँ भी होती है। लेकिन जैसे ही मीना राजमहल के अंदर पहुंचती है, सभी की नजर मीना पर ठहर जाती है, क्योंकि मीना उस जादुई गाउन में और जादुई सैंडल में किसी परी से कम नहीं लग रही होती है। जब राजकुमार वहां पर आते हैं तो राजकुमार की नजर सबसे पहले मीना के ऊपर पड़ती है। तभी राम प्रताप कहते हैं, मैंने आज तक तुम्हारी जैसी सुशील और सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। बिना मेकअप के भी तुम किसी परी से कम नहीं लग रही हो। मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। थोड़े दिन बाद राजकुमार और मीना की शादी बहुत ज्यादा धूमधाम से हो जाती है। इस तरह से मीना की जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। वो खुशी खुशी राजमहल में अपना जीवन बिताने लगती है
और थोड़े दिन बाद उसकी राजकुमार के साथ में एक बेटी भी हो जाती है। गरीब का जादुई मटका। बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसका नाम है गरीब का जादुई मटका। बिंजोर नाम के एक गांव में मनीष नाम का एक गरीब मजदूर रहा करता था। वो अपनी माँ, पत्नी और अपने बेटा बेटी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वो घर बहुत ज्यादा टूटा फूटा था। बारिश के समय में उनके घर में से पानी टपकता था, मगर फिर भी वो उसी टूटी फूटी झोपड़ी में अपने जीवन का बसेरा कर रहे थे। एक दिन मनीष की माँ मनीष से कहती है, बेटा मनीष, आज काम से आते समय मेरे लिए नया चश्मा बनवा लेना बेटा। मेरा पुराना चश्मा पूरा टूट चुका है। अब मुझे देखने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और बेटा मैं काम भी नहीं कर पाती हूँ। मैं काम करते करते इधर उधर गिर जाती हूँ क्योंकि मुझे धुंधला दिखाई देता है। माँ की बात सुनने के बाद मनीष अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे अभी तक पगार नहीं मिली है, इसलिए मैं इस बार चश्मा नहीं ला पाऊंगा। कुछ हफ्ते इंतजार कर लो माँ, फिर जैसे ही मुझे पगार मिलेगी मैं तुम्हें नया चश्मा बनवा दूंगा। ठीक है ना माँ? ठीक है बेटा, कुछ टाइम मैं ऐसे ही निकाल लूंगी, मगर मेरा चश्मा बनवाने की कोशिश जल्दी करना बेटा, ठीक है? मनीष अपने काम के लिए जा रहा होता है। तभी मनीष की पत्नी सुमन उसकी बात सुन लेती है। जैसे ही मनीष घर से बाहर निकलता है, मनीष की पत्नी सुनीता पीछे से आवाज लगाती है और मनीष को रोककर कहती है, सुनिए जी, आप माँ जी को वो चश्मा ला दीजिए। माँ जी को काम करते समय बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है जी। कई बार तो माँ जी अपना हाथ भी जला लेती है, इसलिए उनके लिए नया चश्मा ला दीजिए। मुझे पता है कि आपको अभी तक पगार नहीं मिली है, मगर ये लीजिए जी, मेरे ये कुछ गहने हैं। ये मेरी शादी के गहने हैं जो मुझे मेरी माँ ने दिए थे। आप इन्हें बेचकर माँ जी का नया चश्मा बनवा लीजिए। नहीं नहीं सुनीता, तुम अपने गहने क्यों दे रही हो? ये तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत प्यार से दिए थे, तुम इन्हें अपने पास रखो संभाल कर। मैं मालिक से कुछ पैसे आज एडवांस में मांग लेता हूँ, वो मुझे कुछ पैसे दे देंगे। ऐसा कहकर मनीष अपने काम को निकल जाता है। वो फैक्ट्री पहुंचकर अपने मालिक से कुछ पैसा एडवांस मांगता है, मगर उसका मालिक उसे पैसे देने से मना कर देता है, जिसकी वजह से मनीष बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। एक दिन मालिक मनीष के पास आता है और उससे कहता है, सुनो मनीष, तुम्हें आज से यहाँ पर काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ना कि बाकी एम्प्लॉयज को, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है तुम लोगों को देने के लिए। मैं बहुत ज्यादा घाटे में चल रहा हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारा उधार है। ये फैक्ट्री अब बंद होने वाली है, अच्छा होगा कि तुम सब कहीं पर काम ढूंढ लो। मगर मालिक, हम इतनी जल्दी कैसे ये नौकरी छोड़ सकते हैं, और इतना जल्दी हमें कौन काम देगा? मालिक, हमारी पगार भी तो बाकी है, उस पगार का क्या होगा? देखो मनीष, मेरी हालत बहुत खराब है, मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता हूँ। जैसे ही मेरी हालत बेहतर होगी मैं तुम्हें फिर से काम पर रख दूंगा। और रही बात तुम्हारी पगार की, वो मैं जैसे ही मेरे पास में पैसे आएंगे तुम्हें मैं वो पगार भी चुका दूंगा। अब मनीष बहुत ज़्यादा थक चुका होता है, क्योंकि उसे इस बार की पगार भी नहीं मिली होती। मनीष जगह जगह काम की तलाश में जाता है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिलता। एक दिन सुनीता कहती है, सुनिए जी, आज खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, जो भी था वो खत्म हो चुका है, और सचिन के स्कूल की फीस भी जमा करवानी है। हमारे पास उनके प्रिंसिपल का फोन आया था, वो बोल रहे थे कि अगर आज हमने फीस नहीं दी तो वो सचिन का नाम स्कूल से काट देंगे जी। सुनीता, सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। भगवान, ये कैसे दिन आ गए हैं, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। सुनीता, मैं हार चुका हूँ, तुम सचिन का स्कूल से नाम कटवा दो, जब मेरे पास में आएंगे पैसे तब हम वापस उसका एडमिशन करवा देंगे। ऐसा कहकर मनीष बाहर की तरफ चला जाता है और एक कोने में जाकर बैठकर रोने लगता है। तभी मनीष की माँ पीछे से आती है और अपने बेटे से कहती है, बेटा मनीष, तू उदास क्यों होता है? अगर तुझे कुछ काम नहीं मिल रहा तो क्या हुआ बेटा? तेरे पापा और दादाजी जो काम करते थे तुझे भी वही काम करना चाहिए।
तुझे पता है तू वो काम अच्छे से कर सकता है। मगर माँ, इस काम को मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे कोई भी काम नहीं आता, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ माँ, मगर ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ? बेटा, तुम एक कुम्हार के बेटे हो, तुम्हारी परवरिश एक कुम्हार के घर में हुई है। मुझे यकीन है बेटा, तुम्हें इस काम को सीखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ये काम आराम से कर सकते हो। बेटा, ये काम तुम खुद पे खुद सीख सकते हो। इसे करने में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। बस तुम्हें मटकियाँ बनानी होगी, तुम्हें बार बार कोशिश करनी होगी बेटा। मैं तुम्हारी मदद जरूर से करूंगी। मनीष अगले दिन सुबह उठता है और एक पुराने कमरे में जाकर अपने पिताजी की चाकी लेकर आता है और उस पर रखी मिट्टी को उठा लेता है और फिर उससे मटका बनाना शुरू कर देता है। वो बहुत ज्यादा डर डर कर मटका बनाता है। वो बहुत बार असफल होता है, बहुत बार उसके हाथ से मटके टूट जाते हैं, बहुत सारे मटके खराब हो जाते हैं। कई बार मटके बनाने के बाद में एक बार फिर उसकी कोशिश सफल हो जाती है और वो एक बहुत अच्छा मटका बना देता है, जिसको वो आग में रखकर उसे पका लेता है। फिर वो बनकर तैयार हो जाता है और वो बहुत खुश होता है। माँ देखो माँ, मैंने मटका बना लिया। माँ देखो, मैंने अपने आप से मटका बनाया। माँ देखो, ये मटका बहुत अच्छा है ना। माँ, ये सही तो है ना। माँ, मैं इसमें पानी डालकर देखता हूँ कि कहीं से टपक तो नहीं रहा। मनीष मटकी में थोड़ा सा पानी डालता है। देखते ही देखते वो मटका पूरी तरह से ऊपर तक पानी से भर जाता है। ये देखकर मनीष को अपनी आंख पर विश्वास नहीं होता। तभी मनीष कहता है, अरे ये कैसा चमत्कार है माँ, मैंने तो इसमें थोड़ा सा ही पानी डाला था और ये पूरा ऊपर तक भर गया। बेटा, इस मटके में कुछ और डालकर देखो। ठीक है माँ। मनीष अपनी जेब में से एक सिक्का निकालकर उस मटके के अंदर डाल देता है और देखते ही देखते वो मटका सिक्कों से भर जाता है। बेटा, मुझे लगता है ये कोई जादू ही मटका है, जिसमें जो भी चीज डालो वो पूरी ऊपर तक भर जाती है। हाँ माँ, इस पैसे से तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं माँ, हमारी जिंदगी पूरी सुधर जाएगी। माँ, मैं बहुत खुश हूँ माँ। हाँ बेटा, इस जादुई मटके की मदद से हम गरीब लोगों की मदद करेंगे। तुम्हारी फैक्ट्री में भी जो काम करने वाले वर्कर हैं, जिनकी नौकरी छूट गई है, हम बेटा उन्हें मदद कर सकते हैं। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम उन लोगों की तकलीफ दूर कर सकते हैं माँ। अब हम इस मटके से बहुत सारे पैसे लेकर उनके घर जाकर उनकी मदद कर सकते हैं। ठीक है माँ, अब मैं सभी लोगों की बहुत मदद करूँगा। थोड़े दिन बाद मनीष अमीर हो जाता है और उसका बुरा समय टल जाता है। मनीष उन पैसों से गरीब और लाचार लोगों की मदद करता है और इसी तरह खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगता है।